नींद में हो गया, हटाओ के चरण नारे ऊपर। आवाज शुरू करो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हाँ बिल्कुल, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को 33 जिलों से कोटि कोटि प्रणाम। कमेंट तो ऑन कर दो और आइएगा सभी, जिसके अंदर आज अपने पढ़ने वाले हैं राजस्थान के अंदर। आप सभी को पता भी है अभी जो आपके एडमिट कार्ड भी जारी होने वाले हैं और एग्जाम भी तारीख है वो निश्चित कर दी गई है। तो जिसको मध्य में नजर रखते हुए वनपाल और वनरक्षक के लिए इंडिया प्लस राजस्थान जीके, जिसके अंदर साथ में 2-4 क्वेश्चन करंट के भी डाल दिए हैं ताकि आपके किसी प्रकार की समस्या ना हो। अपने इस मॉडल पेपर को फटाफट अपने अध्ययन करने वाले हैं। तो एक बार सभी साथी सेशन को फटाफट शेयर कीजिएगा, क्लास को लाइक कर फटाफट क्लास में उपस्थित हो जाइए। बिल्कुल नमस्कार सभी को, प्रणाम भाई, नमस्कार, जय हिंद, जय। जोधपुर से राधे राधे, सलूम्बर से भी प्रणाम आपको, 33 जिलों से कोटि कोटि प्रणाम। आइएगा भाई, इस दीपावली के महोत्सव पर त्योहार आने वाला है और इस त्योहार के दिन अपने खुशियां, आगे वाले त्योहार के अंदर अपने खुशियां होनी चाहिए सरकारी नौकरी के साथ में, है ना। जय मां करनी भाई, सभी को प्रणाम। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने, आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा, बताइएगा फटाफट उत्तर। एक बार सभी साथी शेयर कर दीजिएगा ताकि इस सेशन को आगे बढ़ा सकें। देखिए पहला क्वेश्चन की संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी। हाँ बिल्कुल, हनुमानगढ़ की घग्गर नदी से भी उछल उछल कर पगा लगा गुरुजी। अरे बस आराम से लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं करनी है अपने को, आराम से बिल्कुल बताते रहिएगा उत्तर। एक ईयरफोन में आवाज आ रही है, एक से ही सुन लो, अपने कोई दिक्कत नहीं है, एक से तो आ रही है ना, बिल्कुल। हाँ देखिएगा यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR भंडारकर, BN राव और महात्मा गांधी। संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना, जिसको अपने उद्देशिका बोलते हैं, क्या कहते हैं, उद्देशिका जिसे अपने कहते हैं, उस उद्देशिका को जो तैयार किया था वो प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति कौन थे। मैं आपको बता देता हूं कि ये कौन सी बैठक में जो प्रस्तावना है वो प्रस्तुत की गई थी। तो एक चीज ध्यान रखना, ये जो आपकी तीसरी बैठक चल रही थी, कौन सी बैठक चल रही थी, तीसरी बैठक। तीसरी बैठक के अंदर, संविधान की तीसरी बैठक के अंदर इस प्रस्तावना को प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ये बात थी 13 दिसंबर 1946 की। एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है। अब देखो संविधान सभा के अंदर एक चीज बिल्कुल 13 दिसंबर 1946, आप सभी का सही उत्तर आ रहा है, वेरी गुड। यानी कि प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि बताइएगा संविधान सभा संविधान सभा की जब बैठक चल रही थी तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था। संविधान सभा की बहुत बार पूछा जाता है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष। तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे, सचिवानंद थे। कौन थे, सचिवानंद जी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। पूछा जा सकता है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, कौन से अध्यक्ष पूछा है, स्थायी अध्यक्ष। तो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो ये भी ध्यान रखना दोस्तों। स्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया जाता है। राम राम भाई, सभी को प्रणाम। यहाँ पर प्रश्न है कि जो संविधान सभा की जो प्रस्तावना, जिसको उद्देशिका के नाम से जैसे जाना जाता है, उसको जो प्रस्तुत किया था, प्रस्तुत करने वाले कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, फटाफट बताइएगा। ये लीजिए क्वेश्चन आपके सामने कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र है वो त्याग पत्र किसे संबोधित करता है। भारत का राष्ट्रपति है वो अपना त्याग पत्र किसे देता है, फटाफट बताइएगा। हाँ बिल्कुल, उत्तर सभी के सही आ रहे हैं। हैप्पी दीपावली सर, बिल्कुल भी, आपको भी एडवांस में दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दीपावली गज्जू चाचा, चाची को राम राम, राम राम भाई, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को बताइएगा कि भारत का राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है। देखिएगा भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति से आपसे एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि हाल ही में जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, जिसके अंदर आपको पता है द्रौपदी जी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी जी मुर्मू हमारे भारत के क्या बने, राष्ट्रपति। तो उनसे संबंधित प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सी आर्टिकल के अंतर्गत आता है, उनकी क्या विशेष बातें होती है। तो कोई भी प्रश्न उनसे संबंधित आ सकता है, क्योंकि करंट के मुद्दे में भी वो रहे थे। तो ध्यान रखना, बिल्कुल फटाफट उत्तर बताए जाएंगे, क्योंकि मॉडल पेपर की तरह कार्य करवाना है, वरना टाइम हो जाएगा क्लास का ना, बिल्कुल। तो प्रश्न पूरे होंगे नहीं। तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है, वो देता है लोकसभा अध्यक्ष को नहीं देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है बताइएगा, अभी ये भी चर्चा में रही है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति,
उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष अलग होता है। लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला। ओम बिरला कोटा बूंदी जो हाड़ौती क्षेत्र है वहां से सांसद है ओम बिरला, लोकसभा अध्यक्ष है, ध्यान रखना। बिल्कुल आप सभी के सही उत्तर आ रहे हैं, बिल्कुल जगदीश जी धनखड़, शाबाश, वेरी गुड। वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो जगदीश जी धनखड़ है, और प्रधानमंत्री या भारत के मुख्य न्यायाधीश को तो ध्यान रखना। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र है वो त्याग पत्र किसको देते हैं, उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति किसको देते हैं अपना त्याग पत्र, राष्ट्रपति को देते हैं, शाबाश, वेरी गुड। यानी कि आपका उत्तर नंबर बी है वो भी क्या आ रहा है, सही उत्तर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताइएगा, शानदार सा क्वेश्चन है, भाग 5 में है, संविधान के आर्टिकल 148 से 151 के बीच में जिसका विवरण है कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा प्रशिक्षण की नियुक्ति है वो नियुक्ति कौन करता है, बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, फटाफट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा प्रशिक्षण की नियुक्ति है वो नियुक्ति कौन करता है। इनकी जो अगर बात करें भारत के नियंत्रण एवं महालेखा प्रशिक्षण की, कि संविधान के तौर पर अगर बात करें तो भाग 5 में है। कौन से भाग में है, भाग 5 में इनका उल्लेख किया गया है। और आर्टिकल अगर पूछा जाए दोस्तों तो आर्टिकल से ध्यान रखना, इनका जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 148 से लेकर 51 के बीच में इनका क्या किया गया है, वर्णन है। आर्टिकल 148 से 151 के बीच में इनका क्या किया गया है, वर्णन किया गया है, ठीक है, ध्यान रखना, बिल्कुल। बताओ भाई, हाँ, अभी ए और सी के ऊपर बहुत से विद्यार्थी कंफ्यूजन है, तो ए और सी के ऊपर चल रहे हैं, देखते हैं कौन सा यहां पर सही उत्तर होने वाला है आप सभी का। बताइए फटाफट, बिल्कुल। अभी ए ध्यान रखना, भारत के नियंत्रण महालेखा प्रशिक्षण की ए और सी योजना आयोग थोड़ी करता है, याद रखना। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो सही उत्तर कौन सा होगा, राष्ट्रपति होगा। इनकी नियुक्ति है वो कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। आर्टिकल पूछा जाए तो ये यहां से यहां के बीच में है, और भाग पूछा जाए तो इस भाग के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताइएगा कि हिंद, यानी हिंद मतलब हिंदुस्तान के लिए, भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। रोमन वासियों ने किया था, या यूनानियों ने किया था, या चीनियों ने किया था, या अरबों ने किया था, बताओ। भारत के हिंद की जनता के लिए हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। देखो, हिंदुस्तान शब्द का जो प्रयोग किया था, हिंदुस्तान, एक तो हिंदुस्तान शब्द अपने लिए प्रयोग किया गया है, उसके अलावा इंडिया शब्द का जो प्रयोग किया गया था, यानी अंग्रेजी में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सर, एक ईयरफोन में आवाज आ रही है, प्लीज चेक कीजिएगा, देखिएगा। हाँ, बाय मिस्टेक थोड़ी बहुत हो सकती है, आप ईयरफोन लगाकर बिना ईयरफोन सुन लीजिएगा तो आपकी आवाज आ जाएगी सामने, क्यों कान को खराब कर रहे हो भैया, हैं। देखो, तो हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग पूछा गया है, तो हिंदुस्तान शब्द था। अब एक चीज ध्यान रखना, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यूनानियों ने इस भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया था, वो इंपॉर्टेंट है। यूनानियों ने किस शब्द का प्रयोग किया था, यूनानियों ने इस भारत के लिए, ध्यान रखना, यूनानियों ने इंडिया शब्द का प्रयोग किया था। कौन से शब्द का, इंडिया शब्द का क्या किया था, शब्द का प्रयोग किसने किया था, वो तो यूनानियों ने किया था। उसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना दोस्तों, ये तो यूनानियों ने कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे प्रश्न किसी प्रकार से पूछा जा सकता है। चीनियों ने भारत के लिए यीन तू नाम, कौन सा नाम, यीन तू नाम, ये शब्द किसने किया था, ये चाइनीज आइटमों ने किया था अपने भारत के लिए, चीनियों ने। वैसे जैसे अपने पढ़ते हैं चीनी यात्री हवेन सुआंग आया था, वो वगैरह वगैरह, वो तो अलग अलग शब्दों का प्रयोग कर जाता है, बिल्कुल। अरबों ने अपने भारत के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया था। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी है, वो डी क्या होने वाला है, राइट उत्तर होने वाला है, ठीक है ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं तो बूम पर लगा रखी है, बढ़िया बात है। तो हाँ, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके 50% रिपीट हो रहे हैं तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एनालिसिस अलग मिलेगा आपको, विवरण है वो विवरण हर जगह अलग मिलेगा आपको। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है। देखो, भारत छोड़ो आंदोलन है वो 8 अगस्त 1942 को चलाया गया था। 8 अगस्त 1942 को कौन सा आंदोलन चलाया जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। पहले तो बुला लिया इनको, लेकिन बेचारों इन्होंने थोड़ी बुलाया था, क्रांतिकारियों ने, इससे पहले जिन्होंने गलती की थी उन्होंने बुलाया था। तो 8 अगस्त 1942 को यह आंदोलन चलाया गया था। यूसुफ मेहर अली, ये व्यक्ति ध्यान रखना, जिसका नाम क्या है, यूसुफ मेहर अली। इस आंदोलन का जो नाम दिया था ना, वो नाम इसी व्यक्ति ने दिया था, ये इंपॉर्टेंट है। यूसुफ मेहर अली ने इस आंदोलन को नाम दिया था, कौन सा आंदोलन दिया था, भारत छोड़ो का नारा जो दिया था, भारत छोड़ो का नारा।
भारत छोड़ो का जो नारा दिया जाता है वो नारा किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों, ध्यान रखना, वो दिया जाता है यूसुफ मेहर अली के द्वारा। लेकिन जो नेतृत्व किया जाता है वो नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है बताइएगा। बिल्कुल बी उत्तर यहाँ पर आप सभी का सही उत्तर आ रहा है, वेरी गुड। इसका नेतृत्व तो कौन कर सकते हैं, महात्मा गांधी कर सकते हैं, और तो कौन कर सकते हैं, है ना। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व इनके द्वारा किया जाता है, शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताइएगा कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा संप्रस्त करती है। यानी किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा संप्रस्त करती है। यानी कि भारत की दो प्रकार की सीमाएं हैं, एक तो कौन सी सीमा है, एक तो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा, और दूसरी सीमा होती है वो कौन सी सीमा है, वो तटीय सीमा है। कौन सी है, तटीय सीमा। तटीय सीमा कौन सी होती है, जिसके पास समुद्री इलाके लगते हैं वो सीमा तटीय सीमा हो जाएगी। अंतरराष्ट्रीय सीमा वो होती है जिसके साथ में देश लगते हैं। एक तो प्रश्न आता है कि सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है, तो सर्वाधिक जो सीमा लगती है वो 4096 पॉइंट लगभग 7 किलोमीटर के आसपास जिस देश के साथ लगती है वो कौन सा देश है। कम पूछा जाए कि कम किस देश के साथ लगती है, तो कम लगती है अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ लगती है, अफगानिस्तान के साथ कम लगती है, और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर मात्र लगती है। कितने किलोमीटर, 106 किलोमीटर, मात्र 106 किलोमीटर लगती है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की बात करें 4096.7 किलोमीटर जिस देश के साथ में लगती है वो कौन सा देश है दोस्तों, ध्यान रखना, वो आपका कौन सा देश हो जाएगा, वो तो है आपका बांग्लादेश। बाकी ये नल्ला है पाकिस्तान वाला, इसके साथ में 3323 किलोमीटर सीमा लगती है लगभग। उस रेखा का नाम कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ रेखा है। सर रेड क्लिफ ने इस रेखा का निर्धारण किया था। विश्व की एकमात्र ऐसी रेखा है जिसका निर्धारण पेन से किया गया था, ठीक है ना। हाँ, बांग्लादेश के बाद दूसरे स्थान पर पाकिस्तान, यानी कि बांग्लादेश की आती है वो 4096 किलोमीटर आती है, और बांग्लादेश के साथ में उधर वाले लगभग 5 राज्य है, वो 5 राज्य अपने क्या बनाते हैं, इसके साथ में सीमा बनाते हैं, ठीक है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सी क्या हो जाएगा, आपका राइट उत्तर हो जाएगा, जिसमें पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 5 राज्य सीमा बनाते हैं, ठीक है ना। ये भी ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। विश्व का सबसे लंबा बांध जिसको कहा जाता है हीराकुंड बांध, किस नदी पर बनाया गया है। इस बांध को क्या कहा जाता है, लिखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा बांध, विश्व का सबसे लंबा बांध, सॉरी लंबा बांध, विश्व का सबसे लंबा बांध है क्या, यही होना चाहिए शायद। विश्व का सबसे लंबा बांध है, वो लंबा बांध कौन सा है, तो ध्यान रखना, ये विश्व का सबसे लंबा बांध है वो यही बांध है, और ये ओडिशा राज्य के संबलपुर के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है, ओडिशा राज्य के संबलपुर में, ओडिशा राज्य के संबलपुर में स्थित है, राज्य के संबलपुर में स्थित ये बांध स्थित है, ध्यान रखना। विश्व का इसको सबसे लंबा बांध की श्रेणी में इसको कहा जाता है। हीराकुंड बांध है वो किस नदी के ऊपर है, बताइएगा, शिवनाथ, नर्मदा, महानदी और सोन नदी, कौन सी नदी होगी बताइएगा। बिल्कुल महानदी, शाबाश, वेरी गुड, उत्तर आ रहे हैं सभी साथियों के, सी उत्तर है वो, सी उत्तर आपका क्या होने वाला है यहाँ पर, राइट उत्तर होने वाला है, बिल्कुल। शेयर कर दीजिए एक बार सेशन को फटाफट, लाइक शेयर दबा कर ठोक दीजिएगा, महाकाल की कसम, आग लगा दो, आज हर जगह फैला दो, है ना। हाँ, वो आता है ना, महाकाल की कसम, आग लगा दो, आग 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 आग, आग लगा दो आज आग, है ना। हाँ, महानदी उड़ीसा पर, महानदी उड़ीसा पर महेश वर्मा कह रहे हो, वाह यार मनीष वर्मा, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताइएगा फटाफट उत्तर। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बताइएगा कि भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लोहे के इस्पात उद्योग के निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए थे, ठीक है। सर मैं लाइब्रेरी हूं, प्लीज एक बार चेक करके सही करवाओ, क्या करवाना है भाई, सही क्या करवाना है बताओ, फटाफट बताइएगा क्या सही करवाना है। पर्सन आपके सामने आ चुका है, भिलाई, भिलाई स्थान कहां पर है, भिलाई स्थान तो है छत्तीसगढ़ में, कहां पर है, छत्तीसगढ़ में। और दुर्गापुर पूछा जाए तो दुर्गापुर कहां पर है, पश्चिम बंगाल के अंदर है, कंफ्यूजन रहता है इनके अंदर। और राउरकेला पूछा जाए तो ओडिशा के अंदर है। यहां पर लोहे इस्पात के संयंत्र स्थापित किए गए हैं। तो ये लोहे इस्पात जो संयंत्र स्थापित किए गए, ये कौन सी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान स्थापित किए गए थे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। वैसे पंचवर्षीय योजनाओं का एक प्रकार से अगर जनक पूछा जाता है पंचवर्षीय योजनाओं का, राजस्थान भारत के अंदर जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, इन पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत करने वाला व्यक्ति, पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत
पंचवर्षीय योजनाओं की अगर शुरुआत से बात आती है दोस्तों, तो एक चीज ध्यान रखना, पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत करते हैं पंडित जवाहरलाल जी नेहरू। कौन करते हैं? जवाहरलाल जी नेहरू करते हैं। लेकिन जब ए बता रहे हैं जो विद्यार्थी, उनका बिल्कुल गलत उत्तर है, क्योंकि पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से 56 तक थी। और पहली पंचवर्षीय योजना में हमने किसको सुधार किया था? हमने कृषि का सुधार किया था। ध्यान रखना, किसका सुधार किया था? कृषि के ऊपर बल दिया था पहली पंचवर्षीय योजना में। लेकिन जब दूसरी पंचवर्षीय योजना आई थी 1956 से 61 तक, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना आती है, इसमें हमने उद्योगों को क्या दिया था? उद्योगों का बढ़ावा दिया था। यानी ऐसे याद रखो, पहले हम कृषि करेंगे, कृषि करेंगे तो उद्योग किसके ऊपर आधारित होते हैं? कृषि के ऊपर तो आधारित होते हैं। तो 2 नंबर कौन सा हो जाएगा? उद्योग हो जाएगा। ठीक है। हाँ, एक किरण क्या कर रही है? इंस्टाग्राम क्या कर रही है? बताओ भाई, यहां पर आपके जो उत्तर है वो उत्तर क्या आ रहे हैं आप सभी साथियों के? लगभगों के गलत उत्तर आ रहे थे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताइएगा। नूरजहां के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए कि नूरजहां का वास्तविक नाम है, वो वास्तविक नाम क्या था? ऐसा आसान क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि आपका लेवल है वो 10th और 12वीं लेवल है। ध्यान रखना, तो इसी लेवल के आधार पर प्रश्न तैयार किए गए हैं। तो नूरजहां का वास्तविक नाम था, वो वास्तविक नाम क्या था? जेबुनिसा फातिमा बेगम मेहरुनिसा जहां आरा। देखो, नूरजहां से संबंधित ध्यान रखना, नूरजहां कौन थी? नूरजहां थी, वह थी जहांगीर की लुगाई। जहांगीर की क्या थी? जहांगीर की पत्नी थी। ठीक है ना। और राजस्थान से ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मारवाड़ की नूरजहां किसे कहा जाता है? प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि मारवाड़ की नूरजहां किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ की नूरजहां कहा जाता है गुलाब राय को। ठीक है। और मारवाड़ का जहांगीर किसको कहा जाता है? यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। मारवाड़ का जहांगीर, तो मारवाड़ का जहांगीर वो कहा जाता है, वो गुलाब राय के हस्बैंड को कहा जाता है, जिसका नाम क्या था? विजय सिंह, जिसने विजय शाही सिक्के चलाए थे मारवाड़ में। नूरजहां की मम्मी का नाम पूछा जाए तो मम्मी का नाम था असमत बेगम। बताओ कौन सी बेगम है? असमत बेगम है। और इसी असमत बेगम ने इत्र का जो खोज किया था, इत्र की खोज करने वाली कौन थी? ये भी ध्यान में रखना, इत्र की खोज करने वाली असमत बेगम थी। सुभाष बाग उद्यान में किया था। बिल्कुल, मम्मी को परो कहे लुडक लुडक कर प्रणाम करूं गुजू चाचा, लिट लिट के कर ले चाहिए तू उत्तर बता फटाफट। 5 फन गुलाब राय, शाबाश, वेरी गुड। इनको जो कहा था, इनको ये जो उपाधियां दी थी, मारवाड़ की नूरजहां, मारवाड़ का जहांगीर, ये देते हैं श्यामल दास। कवि राजा श्यामल दास ने इनको क्या दी थी? श्यामल दास जी ने इनको ये उपाधि थी। ध्यान रखना। तो यहां पर जो नूरजहां का जो वास्तविक नाम आता है, वो वास्तविक नाम बिल्कुल मानसरोवर से प्रणाम भाई, नमस्कार। तो नूरजहां का जो वास्तविक नाम था वो मेहरुनिसा था। क्या नाम था? मेहरुनिसा। जहां राजो सांझा की बेटी थी। लेकिन यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। शाबाश। असमत बेगम। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, लाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फटाफट बताइएगा। आपके ऊपर अभी क्या बताया जा रहा है, तो शून्य ध्यान से। दीपावली के इस पावन पर्व के ऊपर जीवन में लाएं खुशियों के अपार सफलता। दीपावली माह ऊपर 22 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक। ठीक है। सीईटी, राजस्थान एसआई, वनपाल, एलडीसी, ईओआरओ और बी पार्ट, आरएएस, प्री और एसएससी जीडी, जिसके अंदर सभी प्रकार के स्पेशल कोर्स भी हैं। तैयारी कर लो ऐप के ऊपर। अधिक जानकारी के लिए ये नंबर दिए गए हैं। ठीक है। किसी प्रकार की समस्या का व्यवधान से संबंधित समाप्त करने के लिए ये नंबर आपके सामने दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है। 2 अस्पा व सिंह अस्पा की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? 2 अस्पा व सिंह अस्पा। 2 अस्पा व सिंह अस्पा की जो शुरुआत है, वो शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? फटाफट बताइएगा उत्तर। सर मानसरोवर जयपुर से नमस्कार भाई। राहुल जी देतवाल जी नमस्कार, प्रणाम आपको। हाँ सर, कोर्स दे दो फ्री में ले लो भैया, आ जाओ। ठीक है, सस्ता करो थोड़ा कोर्स, और इससे सस्ता क्या करें भैया। हाँ, लाइव चलने के समय 400 तो लाइव हो गए लगभग, है ना। इस क्वेश्चन में सर लक्ष्मी पूजन का स्क्रीनशॉट लेने दो। ठीक है, ले लो भैया। ठीक है, ये लो, जालोर से खुश रहो भाई। देखो 2 अस्पा व सिंह अस्पा क्या होता था? देखो 2 अस्पा व सिंह अस्पा होता था कि अगर आपके पास में मनसबदारी नहीं है और थोड़ी मनसबदारी है, उसके बावजूद भी आपको बड़ी सेना रखनी पड़ेगी आपके पास में। अगर मनसबदारी आपके पास में 1000 की और सेना आपके पास में 10,000 रहती है, तो भी आपको रखनी पड़ेगी वो सेना।
वो 2 अस्पा और सी अस्पा होती थी। उसको कहा जाता था कौन सी अस्पा? 2 अस्पा व सी अस्पा की जो प्रथा की शुरुआत है, वो प्रथा की शुरुआत करने वाला व्यक्ति था। वो व्यक्ति कौन था? ऐसा कार्य कौन कर सकता है? जोर जबरदस्ती का जो कार्य करवाए थे, वो तो कार्य किसने करवाए थे? जहांगीर ने ही करवाए थे। जब मन में आया तभी इसने वो कर दिया था। ठीक है, शाबाश। बी ऑप्शन यहां पर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बताइएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज 1875 में जिसकी स्थापना कहां पर की थी? देखो, आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की अगर दोस्तों स्थापना की बात करें कि आर्य समाज की जो स्थापना है वो स्थापना कब की जाती है, तो आर्य समाज की स्थापना की गई थी 1875 ईस्वी में। कब की गई थी? 1875 ईस्वी में। की कहां पर गई थी ये आपको बताना है। 1877 में क्या हुआ था? 1877 ईस्वी में इसको ट्रांसफर कर दिया। राजस्थान के ऐसा किला जिसकी आकृति भारत के मान सिंह जैसे, बनो आप तो भैया आप बांधो। हाँ ठीक है। 1877 में इसको ट्रांसफर कर इसका मुख्यालय कहां कर दिया? ट्रांसफर करने के बाद में इसका मुख्यालय, वो मुख्यालय तू लग दी लाहौर दी। कहां पर कर दिया? लाहौर में कर दिया गया था, ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन जब इसकी स्थापना की गई थी, वो स्थापना कहां पर की जाती है? इसकी स्थापना की गई थी बंबई में, ये भी ध्यान में रखना। और यहां रखना, इस समाज का जो नारा था, इस समाज का जो नारा है वो नारा कौन सा था? कि वेदों की ओर लौटो। किसकी ओर लौटो? वेदों की ओर लौटो। और आप तो किसकी ओर जाते आगे बढ़ रहे हो? पाश्चात्य शैली की ओर प्रभाव डाल रहे हो। आपको वेदों की ओर लौटना चाहिए। यह जो नारा देने वाला समाज है वो कौन सा समाज है? आर्य समाज है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की बात करें तो 1883 में इनके क्या हो जाती है? इनकी हो जाती है मृत्यु। मृत्यु होने के पीछे आपको कारण रोजाना बताने की जरूरत ही नहीं है। कौन सी है? कौन सी जान होगी यहाँ पर? नन्ही जान हो जाएगी। कौन सी जान होगी? नन्ही जान। नन्ही जान, जान जून पर भरोसा मत रखा करो। नन्ही जान ने गोड़ मिश्र रसोइये के साथ मिलकर कहते हैं कि शीशा या जहर घोलकर दे दिया था, जिसकी वजह से अजमेर में पहुंचते पहुंचते इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। बिल्कुल विजय भी आपका भी बहुत बहुत स्वीकार है, हमें बाय मिस्टेक आपका नाम नहीं लिया गया। सूरज सुमन हमने को नहीं पता भाई कि राजस्थान का ऐसा कौन सा किला है जिसकी आकृति मानव के मानचित्र समान है। आई डोंट था, हम नहीं जानते। ठीक है, हाँ गणेश राठौड़ सच्ची में पिया कर तो। बहुत लंबो चौड़ो कमेंट आ रही है एक तो। गुज्जू चाचू आपको बहुत घमंड है, आपने अरे यार विजय की बात कर रहे हो? मैं कमेंट पढ़ूं या फिर पढ़ाऊं? आप बताओ थे हैं? परिणाम सारांश। ठीक है, हाँ तो मैं कमेंट पढ़ूंगा या फिर आपको पढ़ाऊं, ये बताओ आप। मैं कमेंट पढ़ता रहूंगा फिर, या तो फिर आपके कमेंट पढ़ लेता हूँ, फिर मैं तो पढ़ाना बंद कर देता हूँ कि भाई ये लो अपने जयपाल तू लड़ाई पर ध्यान दे। वो ये कह रही हो, एक भीलवाड़ा प्रमाण कह रहे हो, चाचू जी परिणाम कह रही है शिक्षा मंत्री। तो सारा मैं कमेंट पढ़बो करूं एक बार नहीं बेटी का बापू पढ़ लियो है। एक बार कह दियो थारू नमस्कार है, थारू मैं एकदम दिल लू गहराइया हूं जो डेढ़ो हूं है। थारू और मेरो कॉन्टेक्ट है जो कोई कैमरे तक है, बाकी थे एकदम थे मन देख रहे हो, मैं थाने देख रही हूँ उठे थे मन मोबाइल में देख रहे हो। आपनो इतना ही कॉन्टेक्ट है बढ़िया रो है ना। बाकी बिल्कुल राजस्थान पुलिस एमबीसी बांसवाड़ा में बेड का फार्म भरा था, बेड को फार्म अच्छा बैंड का फार्म भरा था। एडमिट कार्ड कब जारी होंगे बताना प्लीज। एडमिट कार्ड जब जारी हो गए है ना, हाँ खुश रहे भाई बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताइएगा फटाफट क्वेश्चन। हेलो करंट को क्वेश्चन है, शानदार सो क्वेश्चन है कि किस राज्य की विधानसभा ने स्थापना दिवस व शताब्दी वर्ष समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ने भाग लिया जो 17 फरवरी 2022 को आयोजित किया गया था? बताइएगा किस राज्य की विधानसभा के स्थापना दिवस व शताब्दी वर्ष समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ने भाग लिया था जो 17 फरवरी 2022 को आयोजित किया गया था? मेहरानगढ़ किले की आकृति है भारत की आकृति जैसी हो सकती है, अभी मैंने तो नहीं पढ़ा। आई डोंट था, अभी कहा था तो चेक करेंगे भाई दीपावली के बाद में। अभी दीपावली तक एक बार चलने दो, एक बार आप बिना मतलब ईयरफोन लगाई सुन लो ना, आवाज तो आ रही है। लाइक करो सब, जीना राम कह रही हो, सारा कर दो भाई फटाफट। देखो देखो भारत के किस राज्य की विधानसभा के स्थापना दिवस पर स्थापना वर्ष समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ने भाग लिया 17 फरवरी 2022 को आयोजित किया गया था? बताइएगा। हाँ किसके? बिल्कुल ये जो कार्य किया गया था लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने भाग भी लिया था, विधानसभा के स्थापना दिवस पर लिया था। घटना ये 17 फरवरी 2022 की है। करंट आपसे 21 तक का भी पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। RSMSB जो बोर्ड है वो आपको किसी भी वक्त कैसा भी एग्जाम कहां से भी पर्सन पूछे सकता है। तो ये देखना जो
बी पर मत जाओ, बी पर तो जाने की जरूरत ही नहीं है। आप तो नहीं पढ़े तो राजस्थान मत करो। राजस्थान का विधानसभा का स्थापना दिवस 17 फरवरी को कब आता है ना? ये तो आता है, आप ना अभी चले जाओ, फायदे में रहोगे इधर वाली साइड, यहां जाओ आप, है ना, जीवन में, वरना आपके तो हाँ कुमारों का स्वर्ग बिहार, बिल्कुल यहां आ जाओ। जहां पर किया गया था, डी ऑप्शन राइट उत्तर होगा। यहाँ पर फटाफट आओ, यहाँ पर इस वाले स्थान पर आना तो पड़ेगा ना, कल को कामयाब नहीं हुए तो, वरना तो लोग कैसी धरती पर की खतरा है, जनगणना खतरा है कि क्या? किस देश ने भारतीय व्यापारियों को बिना वीजा प्रवेश करने की देने की घोषणा की है? ये है भारत की ताकत, देख लो, है ना। एक समस्या है चाचू चाची को नाम की है, परमानेंट समस्या और ये ईंटा भरिएगा। अरे भाया क्या बताऊं, अभी मेरे को लगता है कि अब जो पूछ रहे हो आप, तो मैं आज आपको शॉर्ट शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में बताता हूं। मेरे को ऐसे लगता है कभी कभार कि चाची आपकी वो लॉकडाउन के अंदर जब कोरोना हुआ था ना, उस कोरोना काल में डेथ हो गई उसकी, मेरे हिसाब से तो ये लग रहा है, और तो कोई घटना होगी नहीं, लगभग मेरे हिसाब से तो ये तो घटना हो सकती है। नेक्स्ट, किस देश, ये भारत के व्यापारियों को बिना वीजा प्रवेश करने की क्या दे दी है? अनुमति देने की घोषणा कर दी है, बिल्कुल। ये जो आपका उत्तर है वो कौन से देश ने दी है? ये दी है मालदीव ने। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। क्या उत्तर आ रहा है? बी नहीं होगा, डी होगा, ठीक है ना। मालदीव, मालदीव है, मालदीव नहीं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताइएगा फटाफट। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? माही बजाज सागर परियोजना गुजरात और राजस्थान की है। व्यास परियोजना क्या राजस्थान पंजाब हरियाणा की है। चंबल परियोजना क्या राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्या राजस्थान एवं पंजाब की है? बताइएगा कौन सा सुमेलित नहीं है, बताना है भाई। नहीं जारी हुआ है तो भाई नहीं जारी हुआ होगा, SSO ID पर तो हो गया होगा। हाँ हाँ, अनीता जांगीड़ के अगर ये इसका मतलब गाइज आप समझ सकते हो, समझ लीजिएगा। सकीना मांझिया छोरी तू, हाँ भाई हो सकता है भाई भारत के मानचित्र जैसा, मेरे को तो नहीं पता। राजेंद्र सुमन, मेरे को तो नहीं पता है कौन सा किला है, हो सकता है अभी बता रहे थे कुछ विद्यार्थी की मेहरानगढ़ की आकृति वैसी है, तो हो सकता है, बाकी मेरे को नहीं पता, ध्यान रही, आई डोंट, हमें नहीं पता। देखो माही बजाज परियोजना है, वो माही नदी वो दक्षिण की स्वर्ण रेखा जिसे कहते हैं, राजस्थान के अंदर उल्टे यू आकार की आकृति बनाती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, मेहंद झील मध्य प्रदेश से निकलती है, खमाद की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, उस नदी की मैं बात कर रहा हूं। वो नदी गुजरात और राजस्थान की क्या है? संयुक्त परियोजना है, बिल्कुल सही है। व्यास परियोजना राजस्थान की भी है, पंजाब की भी है, हरियाणा की है, आ भी बात सही है। चंबल परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश की भी है, आगे जाकर तो देखो प्रमुख रूप से तो इन्हीं की है, बाकी थोड़ा बहुत शेर है वो आगे जाकर होता है, वो यूपी का होता है, लेकिन परियोजना के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, वो राजस्थान और पंजाब की है, नहीं ये मैच नहीं हो रहा, राजस्थान पंजाब और हरियाणा की है। विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर प्रणाली वाली परियोजना है वो यही इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, जिसकी कुल लंबाई पूछी जाए तो कुल लंबाई है वो हो जाएगी 649 किलोमीटर। कितनी है? 649 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहां पर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताइएगा फटाफट उत्तर। अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में माना जाता है? अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में माना जाता है? प्री कैम्ब्रियन काल, मिसोजोइक, पेलियोजोइक, सिनोजोइक, कौन से काल में? वो प्रश्न आता है ना, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? तो यही है विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला, सबसे प्राचीन पर्वतमाला, ठीक है, वो कौन सी हो जाएगी? वो अरावली हो जाएगी। एक पूछा जाता है विश्व की सबसे नवीनतम पर्वतमाला, विश्व की सबसे नवीनतम पर्वतमाला, नवीनतम पर्वतमाला, विश्व की सबसे नवीनतम पर्वतमाला आती है, एक आती है प्राचीन आती है। तो अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में माना जाता है? प्री कैम्ब्रियन काल था, एंजोइक शायद महाकल्प था, बिल्कुल सभी के सही उत्तर आ रहे हैं। ए प्री कैम्ब्रियन काल, शाबाश, वेरी गुड। ये अरावली पर्वतमाला वही है जो राजस्थान के अंदर जलवायु विभाजन के अंदर वो वर्षा के विभाजन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि इसके
पश्चिम साइड के अंदर वर्षा है वो 50 सेंटीमीटर से कम होती है, और पश्चिम साइड से यानी पूर्वी साइड की अगर इसकी बात करें तो पूर्वी साइड में 50 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इसको कहा जाता है भारत की महान जल विभाजन रेखा कहा जाता है। अरावली पर्वतीय प्रदेश है वो खनिज संपन्न प्रदेश है, यहाँ पर बहुत ज्यादा खनिज पाए जाते हैं, है ना, खनिज निकलते हैं। शाबाश, वेरी गुड। हाँ, खींच दिया आज तो मीटर 400 लगा दिया ना, बिल्कुल 500 के आसपास टांग दो, फिर देरी किस बात की है, फटाफट टांग दो, है ना। 500 टांगते ही एक अलग सा जोश आ जाता है। लाइक की संख्या कम है ना, बाकी तो ठीक है। लाइक नहीं करते हो आप क्लास को। अभी देखो 400 के आसपास लाइव चल रहे हो, लाइक है 300। ये तो मैच नहीं हो, खींच दो। चाचू जी आप दूसरी चाची लाओगे क्या? एक की तो व्यवस्था करा एक बार है? देखो यहां पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो प्री कैम्ब्रियन काल हो जाएगा। ए ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। आपके सवाल बड़े जबरदस्त है ना, एक दिन स्पेशल वार्तालाप हो जाए आपके साथ, है ना, बिल्कुल रात्रिकालीन विचारण किया जाएगा थारी मारी बातों के अंदर। हाँ, फिर अपने करेंगे दादाजी वाली बात, बिल्कुल पूनम, दादाजी वाली कहानी तभी सुनाई जाएगी। दादाजी वाली तो जब 500 हो जाओ तब कहानी सुना दूंगा फटाफट। तो एक बार दबाकर शेयर करके आ जाओ, स्टेटस लगाओ। कहानी ना सुनाओ तब मेरे को कहना। देखो चेयर वेयर की व्यवस्था यहाँ पर, बैठ जाऊंगा आराम से, फिर सुनाऊंगा। लहरों को शान देकर ये ना समझना कि समंदर में, हाँ अभी वो बात चली गई यार तेरी, अभी तो नहीं देख सकता। नेक्स्ट आगे देखो, निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में स्वयं जुताई का गुण पाया जाता है? आलू, आपी, अपने आप जुताई का गुण पाया जाता है, वो कौन सी मिट्टी होती है बताइएगा फटाफट। देखिए कि ये मिट्टी होती है क्या काली मिट्टी होती है, क्या जलोढ़ मिट्टी होती है, क्या शुष्क मिट्टी होती है, क्या लेटराइट मृदा होती है? देखो जलोढ़ मिट्टी तो पाई जाती है मैदानी प्रदेशों में। कौन से प्रदेशों में पाई जाती है? मैदानी प्रदेशों में पाई जाएगी। कारण क्या है गुरुजी? क्योंकि जलोढ़ मिट्टी मैदानों में क्या बहती है? नदियां बहेगी तो अपने साथ में जो मिट्टी लाती है उसी मिट्टी को तो कहती है जलोढ़ मिट्टी। बाकी आई शुष्क मिट्टी के अंदर अपने आप का जो ये तो सूखी हुई है, वैसे भी ये पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में। अब ओए ऑप्शन के ऊपर गौर नहीं की गुरुजी। काली मिट्टी बिल्कुल हाड़ौती पठार में पाई जाती है। हाड़ौती क्षेत्र के अंदर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। कपास के लिए बड़ी उपयोगी होती है ये मिट्टी, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। इसके अंदर क्या हो जाता है कि ये जो मिट्टी होती है रेगर मिट्टी इसको कहा जाता है। ये जो मिट्टी होती है इस मिट्टी को ध्यान रखना, इस मिट्टी से क्या होता है कि जब ये सूख जाती है, सूखने पर इसके अंदर क्या पड़ जाती है? दरारें पड़ जाती है। अब दरारें पड़ जाएगी तो दरारों के अंदर अपने आप मान लो कि कोई इसी प्रकार का बीज वगैरह वगैरह आ गया उन दरारों के बीच में, जब हुई बरसात तो अपने आप क्या हो जाता है? अपने आप उग जाती है। तो वैसे भी इसको स्वयं जुताई का गुण पाया जाता है। वो मिट्टी कौन सी होती है? वो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, काली मिट्टी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताइएगा राजस्थान की कौन सी झील से प्राप्त नील हरित शैवाल में N2 युक्त खाद प्राप्त होती है? झील की बात की गई है। राजस्थान की कौन सी झील में प्राप्त नील हरित शैवाल से N2 युक्त खाद प्राप्त होती है? हाँ, कपास के लिए बहुत तकड़ी है, बिल्कुल होती है भाई, कपास के लिए तकड़ी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, बताइए। N2 युक्त पंचभद्रा है वो बाड़मेर में, पंचभद्रा झील है वो कहां पर है? भद्रा झील, इसके अंदर दह के अंदर आएगा, बाड़मेर में। कहां पर है? बाड़मेर के अंदर है। ये झील है, ये इसमें पाया जाता है 98% NaCl की मात्रा पाई जाती है, NaCl की मात्रा पाई जाती है। एक डीडवाना झील है ना, डीडवाना झील है जो नागौर के अंदर है, ये भी खारे पानी की झील है। इसका प्रयोग है वो प्रयोग किसके लिए किया जाता है? चमड़ा साफ करने के लिए, रंगाई पुताई के लिए किया जाता है, चमड़ा साफ करने के लिए। इसके पानी का प्रयोग चमड़ा साफ करने के लिए किस किस के लिए किया जाता है? चमड़ा साफ करने के लिए, प्लस में रंगाई पुताई का जो कार्य होता है उस कार्य के लिए किस झील के पानी का प्रयोग किया जाता है? डीडवाना के अंदर स्थित जो झील है नागौर वाली, इसमें किया जाता है। सांबर झील की बात करें तो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील, और राजस्थान के अंदर स्थित है ये, जयपुर के अंदर। इस झील का निर्माण हम पढ़ते हैं तो वासुदेव चौहान ने करवाया था, वासुदेव चौहान के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया जाता है, ये भी हम पढ़ते हैं। ये हमें जो जानकारी मिलती है कि इस झील का निर्माण इसने करवाया था, ये जानकारी हमें कौन सी शिलालेख में मिलती है? ये जानकारी हमें मिलती है बिजोलिया शिलालेख में। कौन सी शिलालेख में मिलती है? बिजोलिया शिलालेख के अंदर हमें ये जानकारी मिलती है। सरदार समन झील की मैं बात करूं तो ये दोस्तों झील है वो दोस्तों झील कहां पर है? जोधपुर में स्थित है। कहां पर है? जोधपुर में। बंच गई आपकी मोती झील। मोती झील कहां स्थित है? भरतपुर में है। कहां पर स्थित है?
भरतपुर के अंदर स्थित है और भरतपुर की इसको कहा जाता है लाइफलाइन, इसे कहा जाता है। और मोती झील आप सभी का सही उत्तर आ रहा है, वाह वेरी गुड। ऑप्शन नंबर डी है वो डी क्या हो जाएगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, आगे वाले क्वेश्चन पर ये रहा, बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित झील है वो निम्नलिखित में से कौन सी है? पिछोला है, जयसमंद है, फतेह सागर है या राजसमंद है? कौन सी झील है वो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित झील है, बताइएगा। सर आरएस के क्वेश्चन डाला करो, सीएटी का लेवल भी आरएस का है। वो ईओआर वाली सीरीज देखो आप, अक्की जी जो भी हो आप। चाचू आपके गांव में काली लड़कियां, गांव बताओ आपका कौन सा है? उसके बाद में काम करते हैं, वो प्रोडक्ट आता है ना दौड़ावणी का, कौन सा आता है? फेयर एंड लवली, बिल्कुल। वो एक ट्रक मंगवाता हूँ, वो बेचने के लिए आएंगे फिर आपके गांव में, है ना? ये काम भी अच्छा चल जाएगा अपना, है? बताओ, शाबाश, फटाफट। मिस्टर पालीवाल, शिक्षा मंत्री विशाल मनप्रीत, मम्मी को प्रो, रोहित, विशाल जोधपुरी भाई साहब, बहुत बेजा कमेंट्स आ रहे हैं, तो दिखने को लाग रही होगी, है ना? रिंकू, थोड़ा नाम दिखा, नील कुमार। देखो, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, कृत्रिम मतलब मानव निर्मित झील है, वो मानव निर्मित झील कौन सी है? पिछोला झील है। पिछोला झील कहां पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। इस पिछोला झील से कितनी बातें याद रखनी है आपको? पिछोला झील से 4 बातें याद रखनी है। लिखो, पहली, किसके समय में इसका निर्माण हुआ था? राणा लाखा के समय में इसका निर्माण हुआ। निर्माण किसकी याद में करवाया जाता है? बेल की याद में। हाँ, कौन बोलिया? लाखा। एक चीज तो याद रखनी है आपको, कौन सी? कि भाई इस झील का निर्माण लाखा के समय में हुआ था। दूसरी बात, किसकी याद में हुआ? तो बेल की याद में हुआ। तीसरी बात पूछी जाए तो इसका निर्माण करवाने वाला बंजारा कौन था? छित्रमल बंजारा था, चिड़ीमार बिच्छूमार बंजारा जिसके नाम आते हैं। इस झील के किनारे किसकी छतरी है? नटनी की छतरी है। नटनी की छतरी स्थित है। नटनी वाली कहानी आपने सुनी होगी। ये सारी बातें आपको 4 बातें याद रखनी है। कौन सी झील से संबंधित? पिछोला झील से। जयसमंद झील, तो जयसमंद झील है वो राजस्थान की तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, लेकिन भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो कृत्रिम झील कौन सी है? भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो कृत्रिम झील यही है। पहली पूछी जाए तो गोविंद सागर है। ठीक है, ध्यान रखना। बाबू का भांगड़ा, बाबू का नहीं, बाबा का भांगड़ा। हाँ बाबा, अच्छा बाबा ही कह रहे हो। बेल की याद में निर्माण करवाया था छित्रमल बंजारे ने। मेवाड़ से दंडवत प्रणाम नमस्कार। 500 कर दो, गणेश कह रहा है। हाँ 500 होते ही बात बता दूंगा गणेश, में वादा करता हूं आपसे। ठीक है, राजसमंद झील, ये भी तो एक राजसमंद झील है, राज सिंह ने जिसका निर्माण करवाया था। जयसमंद झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जय सिंह जी ने करवाया था और गोमती नदी के जल को रोककर करवाया गया था। अकाल राहत कार्यों के दौरान राजसमंद का भी करवाया जाता है और अकाल राहत कार्यों के दौरान ही जो जयसमंद झील का निर्माण करवाया गया था। मैंने एक दिन फैक्ट बताया था आपको कि राजसमंद झील का निर्माण का जो कार्य है वो शुरुआत अमर सिंह के समय में हुई थी। मैंने बताया था ना, अमर सिंह के समय में हुई थी। कि सर अमर सिंह के समय में कैसी हुई थी? हम तो आज तक पढ़ा है राज सिंह। ये मैं नहीं कह रहा, ये बात दशरथ जी गोपीनाथ कह रहे हैं। कौन सी नाथ कह रहे हैं? गोपीनाथ, गोपीनाथ जी शर्मा है, उन्होंने कही है ये बात कि अमर सिंह के समय में हुआ था। अमर सिंह इसके समय में जब शुरुआत हुई थी, और जब शुरुआत होती है तो उसके बाद में इन्होंने मुगलों से संधि कर ली। एक तो उसकी वजह से समस्या होगी, दूसरी बात कहते हैं कि क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी, जिसकी वजह से जो निर्माण कार्य किया हुआ था वो क्या हो गया? धराशायी हो गया। बाद में इसको राज सिंह ने पूरा किया था। ऑप्शन नंबर आपका बी है, वो बी क्या होने वाला है? करेक्ट उत्तर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखो भाई, लेवल के क्वेश्चन यही रहेंगे। ईओआरओ सीरीज में लेवल चाहिए आपको, बढ़िया शानदार और भी बड़ा लेवल चाहिए, तो आपको ईओआरओ सीरीज देखो, पता चल जाएगा आपकी तैयारी कैसी है, अपने आप पता चल जाएगा। ईओआरओ सीरीज प्लस वनपाल वनरक्षक की सीरीज चलाई थी, उस सीरीज के अंदर आप अपना टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी चल रही है, उस टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी के अंदर आप देखना, स्वयं का आंकलन हो जाएगा कि आपका लेवल क्या है। लेवल की बातें मत क्या करो दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं एग्जाम का वैसे कोई लेवल नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसे चाहिए कि भाई हमें तो सर बड़ा लेवल के ऐसे क्वेश्चन चाहिए, मैं ऐसे क्वेश्चन ले आऊंगा, लेकिन जो एग्जाम में नहीं आएंगे फिर फायदा क्या हुआ? फिर आप ही वही विद्यार्थी हो जो कहोगे आपके करवाए हुए में से सर एक भी नहीं आया। आप ही कहोगे ये बात
कि सर एक भी क्वेश्चन नहीं है, नए नए तो क्वेश्चन आपने करवाए थे, हो सकता है वो आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाओ, लेकिन वर्तमान देखते हैं लोग कि वर्तमान में कौन क्या है, ये चीज बाद में नहीं देखी जाती है। शाबाश, वेरी गुड। उत्तर आने शुरू हो गया आप सभी साथियों का। पिछोला, ए और बी पर कंफ्यूजन, अरे बी भी बता रहा है कोई है, देखते हैं। पिछोला है, जयसमंद है, फतेह सागर है, आना सागर। आना सागर ने तो छोड़ दियो, आना सागर तो कट है अजमेर में, ऑटोमेटिक कट गयो क्योंकि मेवाड़ी के अंदर स्थित है। जग मंदिर, जिसके करण सिंह ने जिस जग मंदिर की शुरुआत की थी और जगत सिंह ने इसको पूर्ण करवाया था, जगत सिंह प्रथम ने। उसके बाद जग निवास की बात की जाती है तो जग निवास का निर्माण है वो जगत सिंह सेकंड ने किया था, ये ध्यान रखना। बिल्कुल, इसी झील के अंदर किसको शरण दी जाती है, इसी झील के अंदर अंग्रेजों को शरण दी गई थी। 1857 की क्रांति में जो नीमच छावनी से भागे हुए थे ना, तो उन अंग्रेजों को क्या दी थी, मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने इनको शरण दी थी। पिछोला झील का कहते हैं कि पुनः निर्माण, थोड़ा बहुत इसका निर्माण विनिर्माण करवाया था, वो भी स्वरूप सिंह ने करवाया था, मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह जी ने करवाया था। उसके बाद में दूसरी बात, इस झील के अंदर, पिछोला झील के अंदर जो जग मंदिर बने हुए, कहते हैं कि किसी समय में कौन रुका था यहाँ पर, सांझा भी रुका था इसी झील के अंदर। और कहा जाता है कि जो ताजमहल की आकृति है, वो ताजमहल की आकृति सांझा ने शायद इस जगमंदिर को देखने के बाद में ताजमहल बनाया था, तो शायद इसी प्रकार से बनाया था, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है ना। बिल्कुल आए बड़े लेवल वाले, ठीक। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए है वो ए क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है, पिछोला झील। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन राज्य का वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान होता है, निम्नलिखित में से कौन राज्य का वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान होता है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, मुख्य सचिव, बताइएगा कौन होता है। बिच्छू बंजारा द्वारा संचालित किया गया था निर्माण, चेड़ीमार, बिच्छूमार, छित्रमल बंजारा जिनके नाम आते हैं, धौलपुर से राम राम भाई राम राम। बताओ फटाफट उत्तर। हाँ, आज तो 500 कर रहोगे है, दादाजी वाली कहानी पक्की सुनोगे, आज तो कन्फर्म हो गया है, मतलब टांग दिए 470 के आसपास तो है। वेरी गुड, वाह भाई वाह। लियो मैं एक में और हो गया तार साग, मैं और चला दूं फिर तो, यहाँ तो कौन कैसी हो नहीं, गुरुजी थे को नहीं हमारे साग है। आ लियो, मैं थार साग ही हूं। बिल्कुल, देखो निम्नलिखित में से कौन राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान होता है। कार्यपालिका के प्रधान की बात की जाए, देखो इसका औपचारिक प्रधान कौन होता है, औपचारिक पूछा जाए आपसे, औपचारिक प्रधान, औपचारिकता जिसके पास में होती है ना, औपचारिकता वो किसके पास में होती है दोस्तों, ध्यान रखना, औपचारिकता होती है वो होती है राज्यपाल के पास। लेकिन जो प्रमुख रूप से जो प्रधान होता है ना, प्रमुख रूप से कार्यपालिका का प्रधान होता है, वो हमेशा ध्यान रखना वो सेम ही होगा, मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री का कौन सा परिषद, मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल होता है, वही इसका क्या होता है, साथ में इसका प्रधान होता है, ये भी ध्यान में रखना। सिर्फ और सिर्फ कार्यपालिका का, जो राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान होता है वो मुख्यमंत्री होता है। औपचारिक पूछा जाए तो औपचारिक राज्यपाल होता है, क्योंकि राज्यपाल के पास ये शक्तियां नहीं होती है। पीटीए का रिजल्ट आ गया सर जी, अच्छी बात है, तो आ गया तो है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आई डोंट था, कोई बात नहीं, ठा पड़ जी को अब थाने, अब पता चल गयो। मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री मतलब है जादूगर जी वर्तमान में, हाँ मिस्टर प्रेम यही है, ठीक है, हाँ जादूगर साहब, सीएम गहलोत साहब। ऑप्शन नंबर बी आपका है वो बी क्या होने वाला है, राइट उत्तर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, गजब का क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, बताइएगा उत्तर। राज्य वित्त आयोग, राज्य जो वित्त आयोग है वो पंचायतों की वित्तीय स्थिति। अब देखो पंचायतों के बारे में जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद कौन सा होगा, 243 होगा कि नहीं होगा, आर्टिकल 243 होगा। अब 243 के अंदर कौन से में ये वर्णन किया गया है, तो ये आई के अंदर इसका वर्णन है कि राज्य वित्त आयोग राज्यों की वित्तीय स्थिति के बारे में अनुशंसा करता है। ये बात सही है, करता है तो करता कौन है, राज्यपाल को या मुख्यमंत्री को, राज्य के वित्त मंत्री को, या राज्य के वित्त सचिव को। देखो वित्त आयोग की बात करें तो वर्तमान में 6ठा वित्त आयोग चल रहा है। कौन सा वित्त आयोग है, 6ठा वित्त आयोग का कार्य प्रगति पर है। 6ठा वित्त आयोग राजस्थान के अंदर चल रहा है, जिसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है, प्रद्युमन सिंह को बनाया गया है। अध्यक्ष कौन है, प्रद्युमन सिंह जी है, वो इसके क्या है, अध्यक्ष हैं, प्रद्युमन सिंह। इसके अध्यक्ष पूछा जाए तो प्रद्युमन सिंह है, ये भी ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल चाचू, जयपुर हूं, उछल उछल के पाव लागू भाई, रेडी हो जा। हाँ वो एक लंबो सारो कमेंट कर रही है एक, हाँ सुनील कह रहे हो चाचू आप किसकी तैयारी करते हो, अपने तो तैयारी एक ही करते हैं भैया, आपको पढ़ाने की, बस बाकी तैयारी है ही नहीं।
बताइएगा। हाँ, यहां पर आपका जो उत्तर है वो आर्टिकल 243 आई के अंदर राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति के बारे में अनुशंसा करता है। यहां पर ए और बी के उत्तर आ रहे हैं। बिल्कुल देखते हैं यहां पर आपका उत्तर है वो उत्तर कौन होगा। के गोयल हीरा, बिल्कुल ये आप क्रम बता रहे हो, ये भी बात है। हाँ, पेपर आर दिन था पड़सी गुरु जी, बिल्कुल पेपर आर दिन तो था पतो भी चाल जाएगा कि पेपर आर दिन तो भी था ना, ऑटोमेटिक इन चीज को भी याद रह जाओगे भाई आज बाद में आपने तैयारी करनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, राज्य वित्त आयोग का जो संबंधित पूछा साल पूछा जाता है वो 5 वर्ष के लिए गठित किया जाता है, ठीक है ना। पढ़ लो रे, लाडू खिलाने हैं पास होकर चाचा को, बिल्कुल खिलाने हैं भाई, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ो। ये शायद 73वां संविधान संशोधन था 1992, उसके तहत में ये किया गया था। प्रथम वित्त आयोग 1994, वर्तमान में चल रहे हैं वो चल रहे हैं छठा। और इसका जो वित्त आयोग की पंचायतों की वित्तीय स्थिति के बारे में जो अनुशंसा करता है वो राज्यपाल को करता है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ज्योग्राफी का शानदार क्वेश्चन आपके बीच कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। संरक्षित क्षेत्र है दूसरी तरफ और एक तरफ जिला है, और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं बता देता हूं आपको फिर भी, या तो रोटू पूछता है या फिर बीड़ पूछता है, ये गुड्डा बिश्नोई तीनों पूछे जा रहे हैं, बार बार इनको रिपीट किया जा रहा है। या तो वो कहेगा कि रोटू कहां पर स्थित है, रोटू को सिक्कर में दर्शा देगा या फिर रोटू को झुंझुनू में दर्शा देगा। अब इसमें से कौन सा सही होगा। हाँ, शेयर कर आओ रे दादू जी, कहानी सुनकर जाएंगे आज, सुन लो, कोई दिक्कत नहीं, आप आओ तो सही। 500 हो, उसके बाद देखते हैं। देखो रोटू है, वो रोटू कहां पर है, नागौर के अंदर है। उमेदगंज है वो अजमेर में नहीं है, ध्यान रखना। उमेदगंज है ये संरक्षित क्षेत्र है, वो कोटा के अंदर स्थित है, और 2012 में इसको संरक्षित क्षेत्र के अंदर शामिल किया गया था। उमेदगंज कोटा में है। बेड़ की बात करूं तो बेड़ झुंझुनू के अंदर है। गुड्डा बिश्नोइया की बात करूं तो ये कहां पर है, जोधपुर के अंदर है। इनसे संबंधित हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जय श्री राम भैया। यहां पर आपके ये इतने सारे के सारे क्वेश्चन हैं, इनमें से एग्जाम में यही देखने को मिलता है सुमेलित नहीं करने वालों में से। बिल्कुल संदीप जी, राम राम, ठीक है। बीबी को लॉक कर दीजिएगा। बिल्कुल, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी है, वो बी क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों बात करें, ये रहा गजब का शानदार सा क्वेश्चन कि अनाज रखने के बड़े मर्द भांड जिन्हें गोरे बकोट कहा जाता है, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। अनाज रखने के बड़े मर्द भांड जिन्हें गोरे बकोट कहा जाता है, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। बहुत बार पूछा जाता है गोरे, देखो गोर या फिर गोरे, आपने नाम सुना होगा ना, गोरे या फिर गोरे। एक तो गोरे कौन थे, अंग्रेज थे। वर्तमान में गोरियां कौन है ये गोरियां, बाकी है तो है नहीं, हकीकत तो कुछ और है, लेकिन नाम को हो ही सकता है ना। निकले हम दुनिया की भीड़ में, पता चला है कि वो शख्स अकेला है। वाह बे वाह, क्या बेजा आवाज है। ऊपर है, वो थोड़ी सी और ऊपर खिसकाओ। अकेला है जो दूसरों पर भरोसा करता है, क्या बात है। निकले हम दुनिया की भीड़ में तो पता चला कि हर वो शख्स अकेला है जो दूसरों पर भरोसा करता है। क्या बात है, गजब की बात कही है, शानदार। देखिएगा यहां पर आपका उत्तर है वो अनाज रखने के बड़े मृदवान जिन्हें गोरे बकोट कहा जाता है, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए। ओजियाना, ओजियाना दिस सभ्यता इस भीलवाड़ा, कहां पर स्थित है, भीलवाड़ा में है, ठीक है। जोधपुरा सभ्यता की बात करें तो जोधपुर में नहीं है, बल्कि कहां पर है, जयपुर में है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है, साबी नदी के किनारे स्थित है। साबी नदी अंतः प्रवाह की नदी है, जयपुर के अंदर स्थित है। जोधपुरा सभ्यता से ध्यान रखना, यहां से हमें कौन से काल के अवशेष मिले हैं, मौर्य काल के अवशेष मिले हैं। मौर्य काल के अवशेष हमें राजस्थान की 4 सभ्यताओं से मिले हैं। वो कौन कौन सी सभ्यताएं हैं, उसमें जोधपुर आ जाएगी, सुनारी आ जाएगी, नौ सभ्यता आ जाएगी, विराट सभ्यता आ जाएगी। बिल्कुल, चुंडावत मांगे सेनानी, सर काट दियो छतरानी, मेघराज मुकुल की लिखी हुई है भैया, ठीक है। बिल्कुल, यहाँ पर नेक्स्ट है कालीबंगा। कालीबंगा अपने जिले में स्थित है। अपना जिला कौन सा है, हनुमानगढ़ है। अपनी कौन सी नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे है। राजस्थान के अंतर प्रवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी घग्गर नदी है। पूर्णतः आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी पूछी जाती है तो कांतली नदी आती है। आहड़ की बात करूं दोस्तों तो आहड़ है वो आहड़ सभ्यता, ध्यान रखना, मेवाड़ के महाराणाओं का शमशान घाट कहलाती है। धूलकोट के नाम से इसे जाना जाता है। और एक ताम्रवर्ती नगरी, दोनों क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, एक ऊपर खिसकाना थोड़ा सा। सर आपका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन एक बात जानना चाहता हूं, क्या आपको नहीं दिख रहा है कि बेड वालों के साथ गलत हो रहा है? क्या आपका फर्ज नहीं बनता है, आप भी कुछ बोलो,
चैनल के माध्यम से। अब भाई राज मुकेश, वो बेड हो सकता है एडमिट कार्ड आपका 2 दिन लेट जारी हो जाए, ऐसी थोड़ी ना कि आपका फिजिकल नहीं करवाएंगे, फिजिकल ना करवाए ना तब अपने रेडी हैं। ओ जोगेंद्र थारे लिए तैयार है, ठीक है, टेंशन ना ले, बस खुश। यार क्यों नहीं बोल सकते, आराम से बोल सकते हैं, मैं तो हर समय आपके लिए तैयार हूं, कब कहाँ बोलना है, क्या बोलना है ना। मैं तो आज तक बोला ही बोला है, जितना भी बोला है उतना, कि भाई जहां बुलाना हो वहां आ जाएंगे, आपके साथ अन्याय होगा तो मैं तो चैनल के माध्यम से किसको कहूंगा, मेरी कोई सुन तो रहा नहीं है, मेरी कोई सुने तब तो मैं कह दूं कि मेरी गहलोत क्लास देख रहा है, तो मैं तो कह देता हूँ शोक जी गहलोत अगर क्लास देख रहे हैं कि भाई हाँ गहलोत जी अपनी क्लास देख रहे हैं, तो अपने तो एक काम करते हैं कि भाई लो गहलोत जी सुनो ध्यान से, बच्चों की डिमांड पूरी करो, बाकी आपका जारी हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना, क्यों टेंशन लेते हो। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी है, वो डी क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताइएगा, शानदार सा क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पूछी गई है। राजस्थान साहित्य अकादमी की बात करें, सुमेलित करना है, तो ये राजस्थान साहित्य अकादमी है वो कहां पर स्थित है, उदयपुर में स्थित है। कहां पर है, उदयपुर में। राजस्थान उर्दू अकादमी की मैं बात करूं तो उर्दू अकादमी है वो कहां पर है, जयपुर में है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ साहित्य अकादमी की मैं बात करूं तो ये भी कहां पर स्थित है, ये भी जयपुर में स्थित है। अरबी फारसी शोध संस्थान की मैं बात करूं तो ये कहां पर स्थित है, टोंक में ही स्थित है। फटाफट कर इसका उत्तर बता दीजिएगा, बिना किसी देरी करते हुए फटाफट उत्तर बताइएगा, ठीक है। है शेड्यूल लगाया हुआ है अभी, ठीक है, देख लेना, मोटिवेशनल जी शेड्यूल डाला हुआ है, आप देखना। 491, आज तो दादाजी वाली बात सुनोगे भैया, कन्फर्म हो गया ना, 491 टंगा दिए हैं। देखिएगा यहां पर बात करूं मैं राजस्थान साहित्य अकादमी की मैं बात करता हूं तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। राजस्थान उर्दू अकादमी की स्थापना की बात करूं तो जयपुर के अंदर 1979 में हुई थी। उसके बाद में राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की मैं बात करूं तो इसकी स्थापना 1469 में हुई थी। अरबी फारसी शोध संस्थान की मैं बात करूं तो इसकी 1978 में हुई थी। 3 1 4 2 इसका सही उत्तर होने वाला है, ठीक है ना, बिल्कुल 3 1 4 2 बिल्कुल सन्नी झुंझुनू का सही उत्तर आ रहा है, सी बता रहे हैं, बाकी कुछ विद्यार्थियों के गलत उत्तर आ रहे हैं। सी उत्तर यहां पर आपका क्या होगा, राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चूरू से प्रणाम, नमस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, शिल्पी शास्त्री मंडन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ नहीं है, कौन सा ग्रंथ नहीं है, शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है। प्रसाद मंडन, रूप मंडन, वास्तुसार मंडन, कला मंडन, कौन सा मंडन का ग्रंथ नहीं है, बताइएगा फटाफट उत्तर, है ना। हाँ कम ही हो गई, 10 कम और हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। 495 से वापिस आ गए, ठीक है। सर जी मैं बेड कहते हैं उसकी बात कर रहा हूँ, अगर आप सपोर्ट करोगे तो हमारा साथ मजबूत होगा। बिल्कुल मैं तो सपोर्ट कर रहा हूँ, आप कौन सी बेड की बात कर रहे हो। बीएड आप रेट भर्ती की तो कोई बात नहीं कर रहे हो, जो इसमें जो विभाजन किया गया पदों का आप उसकी तो बात नहीं कर रहे हो। अगर आप उसकी बात कर रहे हो तो बताइएगा, बिल्कुल अन्याय हुआ है तो हुआ ही है। 509 हो गए सर जी, नहीं हुए हैं, 467 ही हैं, 70 या कम ही हुए हैं, 509 नहीं हुए हैं, ठीक है। हाँ देखिएगा, शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है, प्रसाद मंडन। प्रसाद मिलता है मंदिर में, कहा मिलता है, मंदिर में, तो इसमें मंदिर की जानकारी मिलती है। रूप मंडन, रूप सुंदर है मूर्ति का, तो इसमें मूर्ति कला की जानकारी मिलती है। वास्तुसार मंडन, इसमें वास्तुकला की हमें जानकारी मिलती है। लेकिन कला मंडन जो ग्रंथ है वो मंडन का नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, शाबाश, बिल्कुल, है ना, डी उत्तर राइट हो जाएगा। लाइक कर दो, अपने आप लाइव हो जाएगी संख्या। अगर आप क्लास को लाइक कर देते हो ना तो एक चीज ध्यान रखना, ऑटोमेटिक यूट्यूब इसको आगे बढ़ा देता है। अगर आप लाइक करोगे वैसे ही संख्या 500 हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अभी आप 491 से वापिस आए हो, अब मैं क्या कर सकता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताइएगा। ये क्वेश्चन अभी रेट वगैरह सभी एग्जाम में पूछा जा रहा है, हो सकता है आपके एग्जाम में पुनः टपक जाए। जयपुर में रामप्रकाश थिएटर उत्तरी भारत का पहला रंगमंच जो कार्य था, स्थापना किस महाराजा के काल में हुई थी। मान सिंह, ईश्वरी सिंह, राम सिंह, विजय सिंह, किसके काल में हुई थी बताइएगा। जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई थी, बताओ। हाँ सर मैं L2 के पदों की बात कर रहा हूं, ठीक है मुकेश जी, मैं समझ गया। मैंने सोचा आप पुलिस की वाले वो जो बेड वगैरह वाले जो कोई फॉर्म फार्म थे उनकी बात कर रहे हो, तो बिल्कुल ये इनके साथ अन्याय हुआ है, अन्याय हम किसी हालात में सहन नहीं करेंगे, ये हमारा वादा है। आपके लिए अलग से वीडियो डाल देंगे, कहोगे तो क्लास में बोल देंगे, हम आपके साथ हैं मुकेश जी, है ना।
बिल्कुल आप उस चीज की चिंता मत कीजिएगा कि हम आपके साथ नहीं हैं। मैं तो हमेशा कहता हूं अगर विद्यार्थी प्रेम से हमारे पास चलकर आता है तो हम विद्यार्थी के साथ में हैं, बिल्कुल हैं। लेकिन अपनी सुनता कौन है, किसको कहीं, हाँ हैशटैग वगैरह ट्विटर वगैरह ये जो अगर कोई अभियान आप अगर वर्तमान में चला सकते हो तो हम चलाने के लिए तैयार हैं। क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है उसके लिए एक वीडियो बना देंगे, किस तारीख को शुरुआत करनी है वो बता दो हम, उसके साथ में आपके मजबूती के साथ में तारीख बताना कि इस तारीख को ये टैग चलाना है, मैं खुद चलाऊंगा, ये बोलो। हाँ बताओ, जयपुर के रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के समय में हुई थी? रामप्रकाश उत्तरी भारत का प्रथम रंगमंच, यानी कि राजाओं का मन नहीं लगा करता था। राजाओं का मन ना लगे तो क्या होता था भाई, राजाओं का मन लगाने के लिए कहीं ना कहीं कोई रंगमंच कार्यक्रम शुरू करना पड़ेगा। तो ऐसा कार्य कौन कर सकता है? मान सिंह को तो वैसे टाइम नहीं था प्रथम को, ईश्वरी सिंह मराठों से डरा करता था, जागृत देव, भोमिया देव, राम सिंह द्वितीय अंग्रेजों का पक्का भगत था क्योंकि इसका लालन पालन भी अंग्रेजों ने किया था। तब यहां से दोस्तों ध्यान रखना, ये राम सिंह सेकिड़ ने उत्तरी भारत का प्रथम रामप्रकाश थिएटर जो रंगमंच स्थापित किया था वो राम सिंह सेकिड़ ने किया था। विजय सिंह राजा मारवाड़ का था। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फटाफट उत्तर बता दीजिएगा कि किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी के साथ बगावत की थी? और ये नारा पूछा जाता है तो दोस्तों ध्यान रखना, ये जो नारा दिया गया था चलो दिल्ली मारो फिरंगी का, ये जो नारा दिया जाता है किसके द्वारा दिया जाता है? शिवनाथ सिंह के द्वारा दिया जाता है। आसोप के ठाकुर शिवनाथ सिंह ने दिया था। किसने दिया था? शिवनाथ सिंह ने ये नारा दिया था। कहां के ठाकुर थे? आसोप के ठाकुर थे, जोधपुर के अंदर स्थान पड़ता है। बोले चलो दिल्ली मारो फिरंगी, और शिवनाथ सिंह जी चले गए, आगे स्थान आया हरियाणा में नारनौल। कौन सा स्थान आता है? नारनौल स्थान आया था। कहां पर है? हरियाणा में। यहां पर एक अंग्रेज था, उस अंग्रेज का नाम था गढ़ गया, वो गराड़ था। गराड़ बोला डिलीट हो गया नारनौल के युद्ध में, लेकिन शिवनाथ सिंह की सेना है वो सेना हार गई। कुछ सैनिक दिल्ली चले गए तो कुछ वापिस आ जाते हैं। तो ये जो नारा दिया जाता है चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा, दोस्तों ध्यान रखना वो दिया जाता है एरिनपुरा छावनी से दिया जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट उत्तर होने वाला है। 500 हो गया सर जी, हो गया भाई 500। 494 है यार मेरे तो 498 नहीं 496 पिंकली यहाँ काम को साला देख 500 होते ही मैं बता दूंगा। टेक्निकल टीम 507 हो गए भाई। लो आज तो 500 हो गए फिर है, 500 प्लस टांग दिए। सुनो तो आज तो क्लास हुई टाइम हो गया, क्या करूं? कमेंट बॉक्स ऑन करो वरना टाबरिया तंग बहुत कर सी। अब तो क्या करें दोस्तों, क्लास का टाइम हो गया। हाँ 500 प्लस हो गए बिल्कुल। अब लाइकों की भी संख्या 500 प्लस भगा दिया आपने बिल्कुल। आप सभी 500 साथी आ गए हो। 500 हो गया। गुरुजी दादाजी कहानी एक बार सुनो तो आप आज थोड़ी सी बताता हूँ, एक टॉपिक बताकर जाता हूँ दादाजी वाली कहानी का। आप 500 लाइव आ गए हो इसलिए बता रहा हूँ, आपकी वह मान सम्मान रखना मेरा फर्ज बनता है। सुनो बात ध्यान से। तो दादाजी क्या हुआ करते थे कि दादाजी थे आर्मी के अंदर, फौजी थे। तो दादाजी पता ही जो आर्मी के अंदर हुआ करता था पुराने जमाने के अंदर, तो वो रफ कॉपी रखा करते थे, फेर कॉपी कभी नहीं चलाया करते थे। तो दादाजी के पास में जब भी कभी भी मन में आता था कोई विशेष बात आती थी, बिल्कुल 500 हो गई हो बिल्कुल। सभी के कमेंट फटाफट इतने फास्ट चल रहे हैं, पढ़े ही नहीं जा रहे हैं। तो हुआ क्या कि दादाजी के पास जब भी कोई कॉपी हुआ करती थी वो कॉपी रखा करते थे रफ कॉपी। उन्होंने कभी फेर कॉपी तो चलाई नहीं थी, जो भी रखा करते थे वो रफ कॉपी के अंदर ही रखा करते थे। मतलब कोई भी विशेष बात होती थी रफ कॉपी के अंदर, तो वो मेरे को सुनाया करते थे। कभी कभार इतिहास की जो कहानियां हैं वो कहानियां भी सुनाया करते थे कि ऐसे हुआ था इतिहास में, ऐसे हुआ था इतिहास में। तो वो कभी कभार वैसे तो विशेष रूप से तो नहीं जानते थे कि भाई इतिहास के अंदर ऐसा कुछ क्या हुआ था, लेकिन उन्होंने कहानियां सुनी थी। जैसे प्राचीन बुढ़ापे वाले सुना करते थे कि भाई पद्मिनी कौन थी, तो सुनते थे कि पद्मिनी बहुत सुंदरी। अब ऐसे नहीं पता था उनको कि रतन सिंह की पत्नी थी, बाकी कहानी बढ़िया तरीके से बताया करते थे। तो उनकी जब भी कोई भी रफ कॉपी होती थी ना, मैं जो भी चीज आपको नोट लगाकर लिखवा रहा हूं ना, तो वो दादाजी की रफ कॉपी में लिखा हुआ करती थी। और वही लोग जो कॉपी थी वो कॉपी क्या हुई कि बाद में क्या हुआ कि दादाजी चल बसे तो दादाजी का अंतिम संस्कार हुआ दादाजी का। तब क्या हुआ भाई, दादाजी की अंतिम इच्छा थी कि वो कॉपी मेरे साथ में जलाई जाए, इसीलिए वो प्रमाण कुछ बनता नहीं। आई मिस यू दादाजी, आप जहां पर भी हो आपको मैं बहुत याद कर रहा हूं बिल्कुल। जितने भी साथी हो चुके हो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो आज का पहला पार्ट यही पर बता दे, आगे वाली क्लास में आपको दादाजी वाली जो प्रेम कहानी है वो बताएंगे। लेकिन अभी एक बार इस प्रश्न पर आइएगा वापिस, फटाफट उत्तर बताना है इसका। जो भी साथी इस प्रश्न का उत्तर पूर्ण व्याख्या सहित बताता है, पूर्ण व्याख्या सहित बताएगा, कमेंट में पिन कर देंगे।
बिल्कुल जितने भी हो गए हो लाइव वो सारे के सारे बिल्कुल जितने भी लाइव हो वो सारे के सारे एक बार सेशन को फटाफट शेयर लाइक जरूर कर दीजिएगा। बिल्कुल लाइक मैंने कहा था ना, लाइक की संख्या बढ़ा दो, बढ़ती अपने आप लाइव की संख्या बढ़ जाएगी, वही हुआ था। ठीक है ना, बिल्कुल। हाँ ऊपर किसका ना सर कमेंट देखने, हाँ 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 नीचे 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 बस। सर जी डांटते नहीं थे क्या? नहीं डांटा कभी नहीं करते थे, कभी डांटा ही नहीं, दादाजी ने तो कभी कुछ कहा ही नहीं, है ना। वो दादाजी की कहानियां बता रहे हैं आज, है ना। हो सकते हैं कहीं पर ऊपर बैठे होंगे वो देख रहे होंगे तो बड़े मौज मस्ती से मतलब सोच रहे होंगे कि अपनी वाली कहानियां बता रहे हैं। तो आज की क्लास का तो दोस्तों टाइम हो चुका है, अनुमति चाहूंगा, कल फिर आना, कल फिर मिलेंगे सभी साथी। सेशन को फटाफट शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, कल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए आप सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। तब तक के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम भाई। ठीक है, ओके, कल मिलेंगे।